जेएनबी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बिहार से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजी टू मॉडरेट हर प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें और आप वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए पहला प्रश्न है, बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.78%, 2.86%, 2.94% या फिर 3.12%? तो इसका आंसर है बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। याद रखेंगे 2.86%। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार समुद्र तट से कितना दूर है? 100 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर? तो इसका आंसर है 200 किलोमीटर। बिहार समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। फिर अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 82.34%, 84.34%, 86.53% या फिर 89.53%? तो इसका आंसर है 89.53%। बिहार की टोटल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 89.53% है। हालांकि जो अपडेटेड आप अगर देखेंगे यही प्रश्न तो आया वहां पर आपको लगभग 15% शहरी जनसंख्या और 85% आपको ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलेगी, लेकिन ये 2011 की जनगणना के साथ अगर प्रश्न में लिखा हुआ है तो 89.53%। अगले प्रश्न पे जाते हैं। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? वैशाली को, हाजीपुर को या पटना को या फिर मुंगेर को? तो इसका आंसर है हाजीपुर को। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार की साधारण जलवायु है, बिहार की साधारण जलवायु कैसी है? गर्म और आर्द्र, शीत और आर्द्र, मानसूनी या फिर गर्म और शुष्क? तो बिहार की साधारण जलवायु है मानसूनी। याद रखेंगे बिहार की साधारण जलवायु कैसी है? मानसूनी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर शतपथ ब्राह्मण? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। बिहार का जो पहला उल्लेख है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर बोधगया? तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। याद रखेंगे, ठीक है। और ये किस वंश के समय में हुआ था? तो हर्यक वंश के समय में हुआ था, ये याद रखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 55, 70, 75 या फिर 87? तो बिहार विधान परिषद अगर पूछ रहा है तो वहां पर कितना हो जाएगा? 75 यानी 75, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो 243। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 40। और अगर पूछा जाए राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 16। ये ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हर 2 वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य बदले जाते हैं? आधे, 2/3, 1/3 या फिर शून्य? तो हर 2 वर्ष में विधान परिषद के 1/3 सदस्य बदले जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पवन शास्त्री, सरदार हरिहर सिंह, दरोगा प्रसाद राय या फिर भागवत झा आजाद? कौन थे पहले हरिजन मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर है भोला पवन शास्त्री। इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने 22 मार्च 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार विधान परिषद में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? स्पीकर का, राष्ट्रपति का, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर विधान परिषद है तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? चेयरमैन। याद रखेंगे, ठीक है। चेयरमैन की जगह पे आपको सभापति भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि दलित स्पीकर, ऑप्शन है अरुण कुमार सिंह, उदय नारायण चौधरी, देवनंदन प्रसाद यादव या त्रिपुरारी प्रसाद सिंह? तो इसका आंसर है उदय नारायण चौधरी। याद रखेंगे बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर हैं ये याद रखेंगे, स्पीकर हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कह सकते हैं आप इसे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं, अन्य किस राज्य में भी इतनी ही सीटें हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो 16 राज्यसभा सीटें वाली जो है वो है पश्चिम बंगाल, ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 90,150 वर्ग किलोमीटर, 90,650 वर्ग किलोमीटर, 91,150 वर्ग किलोमीटर, 91,650 वर्ग किलोमीटर? आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मैदान का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि समतल मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90,650 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? करेल, केवाल मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, मुद्दी मिट्टी या फिर नई जलोढ़ मिट्टी? तो दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो याद रखेंगे करेल केवाल मिट्टी। और ये कैसा होता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है करेल केवाल मिट्टी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। बिहार के कैमूर अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है?
कैमूर अभ्यारण्य रोहतास और कैमूर में फैला हुआ है। ऑप्शन है 1000 वर्ग किलोमीटर, 800 वर्ग किलोमीटर, 900 वर्ग किलोमीटर या फिर 766 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, 1000 वर्ग किलोमीटर। कैमूर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बिहार में परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, भागलपुर, गया या फिर कटिहार? तो याद रखेंगे, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया जिला में स्थित है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? शेड्यूल कास्ट, बांका, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर गया? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पूछा जाए तो किस जिले में है? तो गया में है, एससी की। अगर आपको शेड्यूल कास्ट की पूछा जाए तो गया में है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बिहार में सबसे पुराना लॉ कॉलेज कौन सा है? विधि का जो कॉलेज है वो सबसे पुराना कौन सा है? महाराज कॉलेज आरा, पटना लॉ कॉलेज पटना, शिवानंद मंडल लॉ कॉलेज मधेपुरा या फिर एएम कॉलेज गया? इसका आंसर है, सबसे पुराना लॉ कॉलेज कौन सा है? पटना लॉ कॉलेज पटना, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि, मजदूरी, नौकरी, इनमें से कोई नहीं। अब याद रखेंगे, सामान्यतः जनजातियों के द्वारा कृषि कार्य कम ही किए जाते हैं, लेकिन खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय ही क्या है? वो है कृषि, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जा रहे हैं, बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे एसटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा एसटी गया में है, फिर पटना में, फिर समस्तीपुर में, फिर मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान दरभंगा, पटना, मुंगेर या शिवहर? तो इसका आंसर है पटना में। जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा बिहार का लोकगीत नहीं है? धोबिया, झिझिया, धरनी या फिर कमान? तो कौन सा बिहार का लोकगीत नहीं है? तो याद रखेंगे कमान। आए कौन कौन? तो धोबिया लोकगीत है, झिझिया लोकगीत है, झरनी लोकगीत है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाता है, बिहार में 19वीं सदी में उर्दू को किसने प्रसिद्ध किया? 19वीं सदी यानी कि 1800 से लेकर के 1900 के मध्य किसने किया था प्रसिद्ध उर्दू को? ऑप्शन है गालिब, मोमीन, जौक या अली मोहम्मद शाह। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अली मोहम्मद शाह। इन्होंने उर्दू को बिहार में प्रसिद्ध किया था 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1973, 1974, 1977 या 1980? तो बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड 1974 में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? 15 जुलाई 1952 से 5 जुलाई 1957 तक, 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक, 12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967 तक, 7 दिसंबर 1967 से 11 अप्रैल 1969 तक। तो याद रखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं? ये राष्ट्रपति के पद पे भी सुशोभित किए हैं, तो राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कब से कब तक जो है शासन किया था? तो 6 जुलाई 1957 से लेकर के 6 जुलाई 1957 से कम आप ये ईस्वी याद रखिएगा, 1957 से लेकर के 11 मई 1962 तक, ठीक है। तो 1962 तक ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। 1761 ईस्वी में, ये कब का टाइम है? ये प्लासी के युद्ध के बाद, यानी कि 1757 के बाद और 1764 बक्सर का युद्ध से जस्ट पहले की बात की जा रही है। इस बीच में बिहार के कौन थे उप प्रांतपति? ऑप्शन है राम बारिश, राम नारायण, राज बल्लभ या सीताब राय। तो इसका आंसर हो जाएगा राज बल्लभ, याद रखेंगे कौन हो जाएगा? राज बल्लभ। अगला प्रश्न देखते हैं, 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे 1770 में, ये याद रखेंगे, जेम्स एलेक्जेंडर, राजा सीताब राय, टेम्पुल मिडल्टन या फिर रॉबर्ट पॉल? तो क्या हो जाएगा आंसर? जेम्स एलेक्जेंडर। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी। प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स एलेक्जेंडर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए या फिर अनाज के भंडारण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए? तो पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था अनाज के भंडारण के लिए। आपको पता होगा 1760 के दशक में संपूर्ण भारत में, खास करके जो बंगाल वाला एरिया था, वहां पर अकाल देखने को मिला।
जिसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया, गोलघर का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए। और स्टार्ट हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में और बन करके तैयार हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम में, यानी कि 1774-76 के आसपास में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, जॉन वेस्टर्ट या फिर रॉबर्ट पॉल्क? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ये याद रखेंगे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट ये पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? मीर कासिम के द्वारा पटना, भागलपुर, मुंगेर या फिर बक्सर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुंगेर, याद रखेंगे। मीर कासिम के द्वारा मुंगेर में बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने अधिकार किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर जाफर ने, नवाब मीर कासिम ने या फिर शाह आलम द्वितीय ने? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने, 1763 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, उससे जस्ट एक साल पहले पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। ठीक है, बंगाल के नवाब थे। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? अलीवर्दी खां, हैबत जंग, शौकत जंग, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखेंगे 1748 की बात की जा रही है, यानी प्लासी के युद्ध से भी पहले। ठीक है, प्लासी के युद्ध से 9 वर्ष पहले अलीवर्दी खां, हैबत जंग, शौकत जंग, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हैबत जंग की। बिहार के उपनवाब कौन थे? हैबत जंग। अगला प्रश्न है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? शुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दीन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी, 1733 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में डेन यानी डेनिस यानी डेनमार्क के व्यापारियों ने कहां व्यापारिक कोठी खोली? भागलपुर, बेतिया, फतुआ जिसे भाल गोदाम बोला जाता है, या पटना सिटी जिसे नेपाली कोठी? तो कहां पे खोली थी डेनिस लोगों ने यानी कि डचों ने? तो ये खोली थी पटना सिटी में, वर्तमान समय में नेपाली कोठी के नाम से ये जाना जाता है। अगला है, शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें यानी कि प्रमंडलें थी? सरकार यानी जिला, ये याद रखेंगे, यहाँ सरकार का अर्थ जिला है, प्रमंडल मतलब भी जिला ही है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे प्रमंडल का अर्थ हो गया कमिश्नरी वर्तमान समय में, लेकिन कमिश्नरी आप यहाँ पर आपको सीधा लिख दिया गया है सरकारें, तो यहाँ कंसेप्ट आपका साफ है। तो कितने जिले थे बिहार में शेरशाह के अधीन? 5, 7, 9 या फिर 11? तो इसका आंसर है 7 जिले थे। ठीक है, अगला है, 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को, मुनीम खां को या फिर महावत को या फिर राजा मान सिंह को? तो 1500 याद रखेंगे, 1576 में बिहार के लिए अकबर ने क्या किया? अभियान स्टार्ट करवाया, और फिर 1580 तक अकबर के अधीन, मुगलों के अधीन बिहार चला गया था। तो 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को, याद रखेंगे, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का सूबेदारी दी गई थी। अगला है, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद लोदी को, अजीज कोका को या मखदूम आलम को? तो बाबर ने किसे पराजित करके बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? महमूद लोदी को, याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है किसका है? दाऊद खां का, शेर शाह का, हसन खां का या इस्लाम शाह का? तो अष्टकोणीय मकबरा में, ये याद रखेंगे, मकबरा भी किस तरह का था? अष्टकोण वाला। वो उस सीरीज में चूंकि ढेर सारे मकबरे बने थे, तो जो अंतिम मकबरा बना था अष्टकोणीय, वो किसका था? तो वो था इस्लाम शाह का। ठीक है, यानी कि सूर वंश के शासक थे ये, आप लोग सूरी का नाम सुने होंगे, शेरशाह सूरी का नाम, उसी के बाद ये इस्लाम शाह बने थे। ये लगभग 1545 के आसपास में ये सत्ता ग्रहण किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन या फिर उपयुक्त सभी? तो शेरशाह द्वारा उपयुक्त सभी कार्य किया गया था, यानी कि जब्त प्रणाली, सिकंदरी गज और सन की डंडी ये भूमि मापने के लिए होता था, और रुपया का प्रचलन। अगला है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? बाघमल, धधिलिया, फूलचंद या इनमें से कोई नहीं? तो जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किसने की है? तो फूलचंद ने, याद रखेंगे, जगदीशपुर का मेला फूलचंद के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, और ये जो चेरों का जो शासन था ये कहां पे था? तो ये भी सासाराम, याद रखेंगे, सासाराम।
ठीक है। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी ढावा, बिहटा, बक्सर या उपयुक्त सभी। तो भोजपुर यानी आरा के उज्जैनी शासकों की राजधानी क्या रही थी? तो याद रखेंगे ये सभी रही है। तो उज्जैनी शासकों की राजधानी ढावा भी रही है, बिहटा भी रही है, बक्सर भी रही है, याद रखें। अगला प्रश्न है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था जलाल खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खान लोदी या फिर दरिया खान नुहानी। तो नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था बिहार में? मोहम्मद शाह नुहानी, याद रखेंगे, मोहम्मद शाह नुहानी बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? उज्जैनी शासकों, वही आरा वाला जो उज्जैनी शासक है उनमें से कौन नहीं थे? चूंकि इनकी अलग अलग शाखाएं थी तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन है संग्राम देव, राजा राम शाही, राज नारायण मल या फिर बाघमल। इनमें से कौन उज्जैनी शासक नहीं थे? तो किसका आंसर हो जाएगा? बाघमल। ये नहीं थे, बल्कि संग्राम देव थे, राजा राम शाही थे, राजा नारायण मल थे, लेकिन बाघमल नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक। तो तिरहुत अर्थात जो वर्तमान समय में जो आप मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया देखते हैं उस एरिया में यानी कि उस तुगलकपुर में अपने सिक्के कौन जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, कौन सा जनजातीय राजवंश था? चेरो राजवंश, पाल वंश, कर्नाट वंश, मित्र वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा चेरो वंश, याद रखेंगे। कौन सा जनजातीय वंश था? चेरो वंश। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1192 में, 1204 में, 1194 में, 1198 में। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ, ताज फकीह, मखदूमिया या फिर मखदूम बखलील। कौन थे? तो बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ, याद रखेंगे, मोमिन आरिफ बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। फिर अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां, मुबारिज खां। तो कौन से सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति नहीं रहे थे? ये आप पूछा जा रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुबारिज खां। तो रहे कौन कौन थे? तो तुगान खां प्रांतपति रहे थे सल्तनत काल में। सल्तनत काल कब से प्रारंभ है? तो 1206 से लेकर के 1526 तक। ठीक है। यानी कि जब पानीपत का युद्ध हुआ था तब तक, इसके बाद मुगल शासन आ गया था। तो ये सल्तनत काल में प्रांतपति कौन कौन थे? तो तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक और हातिम खां, ये तीनों थे। ठीक है। अगला है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति रूप कहां से प्राप्त हुआ है? भित्ति यानी कि जो घर के दीवार पे जो बनाया जाता है, पटना, मुंगेर, गया या फिर नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति रूप नालंदा में प्राप्त हुआ है। चलिए, थैंक यू।